हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल नए क्लासेस में। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फिजिक्स, क्लास 12 की फिजिक्स, इसका दूसरा चैप्टर जिसका नाम है गॉस की प्रमेय। ठीक है, गॉस की प्रमेय या विद्युत फ्लक्स इस चैप्टर का नाम है। और इसमें सबसे पहले जो ज़रूरी है वो समझना है कि वेक्टर क्षेत्रफल को, ठीक है, क्षेत्रफल वेक्टर कह सकते हैं। यहाँ देखिए, जैसे कि मैं आपको ये एक पेज दिखाता हूँ। ये एक पेज है, ठीक है, इसको हम एक पृष्ठ मान सकते हैं, ठीक। और इसका अगर हम लोग क्षेत्रफल देखें कि भाई इसका क्षेत्रफल कितना है, तो क्षेत्रफल हम लोग नाप सकते हैं, लंबाई नाप सकते हैं, चौड़ाई नाप सकते हैं, ठीक है। और लंबाई चौड़ाई नाप के उसका इंटू करके हम क्या कर सकते हैं, इसका क्षेत्रफल हम लोग ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। क्षेत्रफल के साथ साथ क्षेत्रफल की दिशा भी होती है, ठीक है। दिशा कैसे होती है, इस क्षेत्रफल की दिशा जो आपको इस तरफ दिखाई दे रहा है, इस क्षेत्रफल की दिशा उस ओर होगी जिस ओर इस पर अभिलंब खींचा जाएगा, ठीक है। अभिलंब कैसे खींचा जाता है, अभिलंब खींचा जाता है हमेशा क्षेत्रफल के लंबवत, ठीक है। लंबवत एक रेखा खींची जाती है, उसको अभिलंब बोलते हैं। जैसे कि हम लोग इस पेज को ऐसे रख लें, ठीक है, और इसके ऊपर सीधी एक लाइन खींच दें, ठीक। तो जो भी लाइन इसके ऊपर ड्रॉ की जाएगी, सीधी खींची जाएगी, ठीक है, और सभी दिशाओं में चारों तरफ 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल, ठीक है, और यहाँ पर भी 90 डिग्री का एंगल, ऐसे, ठीक है। इस साइड भी 90 डिग्री का एंगल, इस साइड भी 90 डिग्री का एंगल। तो ऐसे ही लाइन को कहते हैं अभिलंब, ठीक। अब जब इससे अभिलंब खींचा जाएगा, जिस ओर अभिलंब की दिशा होगी उस ओर ही क्या होगी, हमारी क्षेत्रफल की दिशा। ऐसे ये देखिए, ये अगर हमने ऐसे लाइन ड्रॉ कर दी इसके ऊपर, ऐसे ये पूरा का पूरा क्षेत्रफल हो गया और ये इसके ऊपर अभिलंब हो गया, ठीक है। और अभिलंब की देखो चारों तरफ से, यहाँ से भी 90 डिग्री का एंगल बना हुआ है, यहाँ भी 90 डिग्री का एंगल बना हुआ है, ठीक है। चारों दिशाओं में 90 डिग्री का एंगल बना हुआ है। तल से क्या बना हुआ है, 90 डिग्री का एंगल, तो इसको अभिलंब बोलते हैं। अब अगर हम इस पृष्ठ को ऐसे रखेंगे जैसे ये रखा हुआ है, तो इसके अभिलंब की दिशा ऊपर की ओर, यानी कि इस क्षेत्रफल की दिशा, जो ये पृष्ठ का क्षेत्रफल है, इसकी दिशा ऊपर की ओर, ठीक है। हमने इस पृष्ठ को ऐसे कर दिया आपकी ओर, ठीक है, तो इस पर अभिलंब की दिशा कैसे होगी, ऐसे, ठीक है, ऐसे। और इस पर अभिलंब की दिशा, जिस दिशा में अभिलंब है वही क्या है, क्षेत्रफल की दिशा, ठीक है। अगर हमने इस पृष्ठ को ऐसे कर दिया तो इस पर अभिलंब कैसे खींचा जाएगा, ऐसे खींचा जाएगा, ठीक है। और इस पर क्षेत्रफल की दिशा कैसे होगी, ऐसे ही होगी जैसे अभिलंब गया हुआ है, ठीक है, बिल्कुल ठीक ऐसे ही। जैसे कि और कोई दूसरी चीज़ ले लें, हमारे पास एक आईना है, ठीक है, जिसमें मैं खुद को देखता हूँ। अगर मैं आपके सामने ये रखूँ, ठीक है, तो आप बताइए इसके क्षेत्रफल की दिशा किस ओर है। इसके क्षेत्रफल की दिशा इससे बाहर की ओर निकलने वाले अभिलंब की ओर है, ठीक है। अगर हम इस पृष्ठ की बात करें, ये जो पृष्ठ, ये आपको जो बोर्ड दिखाई दे रहा है, तो इसके क्षेत्रफल की दिशा कैसे है, बाहर की ओर। आ गई बात समझ में। ये होता है क्षेत्रफल वेक्टर। क्षेत्रफल वेक्टर का मतलब होता है कि क्षेत्रफल, अगर किसी पृष्ठ का हम लोग क्षेत्रफल देखते हैं तो उसमें क्षेत्रफल केवल क्षेत्रफल नहीं होता, क्षेत्रफल मतलब परिणाम ही नहीं होता, उसके साथ साथ दिशा भी होती है, ठीक है। अगर हम 1 स्क्वायर फुट का कोई टुकड़ा लेते हैं, ठीक है, किसी चीज़ का, किसी धातु का, या कोई प्लेट लेते हैं 1 स्क्वायर फुट की, तो उसमें क्या होता है, वो 1 स्क्वायर फुट तो हो गया परिणाम, ठीक है। और इसको, उस 1 स्क्वायर फुट को जिस दिशा से हम देखेंगे, ठीक है, या जिस दिशा पे उसका अभिलंब होगा वो क्या होगी, उसकी दिशा। तो क्षेत्रफल में क्या होता है, परिणाम और दिशा दोनों होती है, और जब परिणाम और दिशा दोनों एक साथ मिलते हैं तो फिर बनता है क्षेत्रफल वेक्टर, ठीक है। फिर क्या बनता है, क्षेत्रफल वेक्टर। ये हमारा सबसे पहला टॉपिक है। तो देखिए इसमें क्या लिखा गया है, किसी समतल क्षेत्रफल वेक्टर, किसी समतल क्षेत्रफल में परिणाम के साथ साथ दिशा भी होती है। कोई भी समतल क्षेत्रफल ले लीजिए आप लोग, समतल मतलब जो प्लेन हो, ठीक है, क्षेत्रफल के साथ साथ दिशा भी होती है। क्षेत्रफल की दिशा क्षेत्रफल पर खींचे गए अभिलंब के अनुदिश होती है। अभिलंब के अनुदिश का मतलब होता है अभिलंब की दिशा में होती है, ठीक है। क्षेत्रफल की दिशा क्षेत्रफल पर खींचे गए अभिलंब की दिशा के अनुदिश होती है। जैसे कि ये पृष्ठ है और इस पर अभिलंब कैसे खींचा जाएगा, बाहर की ओर। तो इस पृष्ठ की, इस बोर्ड की क्षेत्रफल की दिशा कैसे होगी, बाहर की ओर, ठीक है। आ गई बात समझ में।
चलिए, अनुदिश होती है। अब इससे आगे देखें, क्षेत्रफल की दिशा को अभिलंब की दिशा ए वेक्टर से निरूपित करते हैं। अगर हमें क्षेत्रफल की दिशा को दिखाना है, प्रदर्शित करना है कि भाई क्षेत्रफल की दिशा को हमें और परिणाम को एक साथ करके दिखाना है, एक साथ मिला करके दिखाना है कि दिशा भी है और परिणाम भी है, तो उसके ऊपर वेक्टर लगाते हैं। ठीक है, क्योंकि परिणाम और वेक्टर एक साथ मिलते हैं, दिशा और परिणाम एक साथ मिलते हैं तो वेक्टर लगता है। ठीक है, ए मतलब एरिया वेक्टर, क्षेत्रफल वेक्टर। क्षेत्रफल वेक्टर का मतलब क्षेत्रफल का परिणाम भी है और दिशा भी है, से निरूपित करते हैं। क्षेत्रफल पर अभिलंब की लंबाई, क्षेत्रफल पर अभिलंब की लंबाई क्षेत्रफल के परिणाम को व्यक्त करती है। इसका मतलब है इस क्षेत्रफल पर, ये जो बोर्ड है, अगर हम इस पर अभिलंब खींचेंगे तो जितना बड़ा इस पर, जितनी लंबाई का इस पर अभिलंब खींचा जा सकता है या खींचा जाएगा, वो अभिलंब की लंबाई क्या होगी, क्षेत्रफल का परिणाम होगा। ठीक है, जितनी अभिलंब की लंबाई होगी उतना ही ये क्षेत्रफल होगा। कहने का सीधा सीधा मतलब ये है। ठीक है, दोबारा से देख लीजिए, क्षेत्रफल पर अभिलंब की लंबाई, क्षेत्रफल पर अभिलंब की लंबाई क्षेत्रफल के परिणाम को व्यक्त करती है। अतः ए वेक्टर बराबर एन कैप इंटू ए, एन कैप लगाइए यहाँ पे। ठीक है, एन कैप इंटू ए। एन कैप क्या होता है, यहाँ पर देख लीजिए, हमने सब चीज़ों को लिख रखा है। ए क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल का परिणाम है, एन दिशा है और ए वेक्टर क्षेत्रफल वेक्टर है। देखिए, ए क्या है, एरिया क्षेत्रफल है, एन क्या है, दिशा, और ए वेक्टर क्या है, ए वेक्टर बनता है क्षेत्रफल और दिशा के मिलने पर। दोनों जब एक साथ मिलेंगे तो क्या बनेगा, क्षेत्रफल वेक्टर। और यहाँ कैप मत लगाइएगा, मैंने लगा दिया था, नहीं कैप मत लगाइए, क्योंकि कैप एकांक सदिश के लिए लगाया जाता है, वो एक अलग मैटर है, उसको छोड़िए। ठीक है, ये दिशा, ये क्षेत्रफल, दोनों मिलेंगे तो क्या बनेगा, क्षेत्रफल वेक्टर। ठीक है, इतनी बात आ गई आप लोगों को समझ में। इसका एक डायग्राम भी यहाँ पे दिया गया है। ये देखिए, एक गोला बना करके दिखाया गया है और इस गोले के केंद्र से ऊपर की ओर अभिलंब खींचा गया है। ठीक है, और इसको बताया गया है ए वेक्टर बराबर एन कैप एन इंटू ए। ठीक है, एन क्या है, क्षेत्रफल की दिशा, ए क्या है, गोले का एरिया यानी कि गोले का क्षेत्रफल, ऐसे। ठीक, अब इसके बाद फिर बात आती है विद्युत फ्लक्स की। ठीक है, विद्युत फ्लक्स क्या होता है, पृष्ठ के लंबवत ही होता है, इसलिए यहाँ क्षेत्रफल वेक्टर के बारे में बताएगा। ठीक है, किसी एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे स्वेच्छ काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से गुजरने वाली कुल विद्युत बल रेखाओं की संख्याओं की माप को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। विद्युत फ्लक्स को पाई ई से प्रदर्शित करते हैं। विद्युत फ्लक्स एक अदिश राशि है। देखिए, जैसे कि हम लोगों ने ये पृष्ठ ले लिया, यही वाला पृष्ठ ले लेते हैं। ठीक है, हम लोगों ने ये पृष्ठ ले लिया। ठीक है, और ये किसी विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है। विद्युत क्षेत्र का मतलब होता है कहीं ऐसी जगह रखा है जहाँ बहुत मात्रा में आवेश है, कम मात्रा में भी आवेश हो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। आवेश कैसा ही भी हो, वो अपने चारों ओर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। छोटा आवेश छोटा विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, बड़ा आवेश बड़ा विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। सीधी सी बात है। चलिए, अब अगर ये पृष्ठ किसी एक विद्युत क्षेत्र के अंदर रखा हुआ है और विद्युत क्षेत्र की बल रेखाएं, विद्युत क्षेत्र तब बनता है जहाँ विद्युत बल रेखाएं होती है। विद्युत क्षेत्र की जो विद्युत बल रेखाएं हैं, वे बल रेखाएं इस पृष्ठ से आर पार निकल जाएं। ठीक है, आर पार इस साइड से एंट्री करें और इस साइड से बाहर निकल जाए, इस साइड से एंट्री करें और इस साइड से बाहर निकल जाए, तो इस पृष्ठ से बहुत सारी बल रेखाएं इस प्रकार बाहर निकल सकती हैं। ठीक है, और जब इस प्रकार से बहुत सारी विद्युत बल रेखाएं इससे बाहर निकलेंगी, ठीक है, और उन बल रेखाओं को यदि हम माप लें, उनको गिनती कर लें कि इस पृष्ठ से कितनी विद्युत बल रेखाएं निकली गई हैं या निकल चुकी हैं, तो वो जो संख्या निकल के आएगी वो ही कहलाएगा विद्युत फ्लक्स। ठीक है, या सीधा सीधा अब हम सीधे शब्दों में बोल देते हैं, किसी भी पृष्ठ से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्याओं को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। देखो कितना इजी है, एकदम मक्खन काम है भाई। कैसे, किसी भी पृष्ठ से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं।
हो गया नॉर्मल सी बात। चलिए अब इस चीज़ को अगर आप लोग नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए, वरना इस प्रकार से नोट कीजिए जैसे हमने यहाँ पे लिखा है। कैसे लिखा है? किसी एक समान विद्युत क्षेत्र में, एक समान विद्युत क्षेत्र होना चाहिए। विद्युत बल रेखाओं के लिए क्या होना चाहिए? विद्युत क्षेत्र होना चाहिए। विद्युत क्षेत्र नहीं होगा तो विद्युत बल रेखा कहाँ से आएगी यार, समझो बात को। किसी एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे स्वेज काल्पनिक पृष्ठ। स्वेज काल्पनिक पृष्ठ का मतलब है साफ सुथरा अच्छा एक नपातुला क्षेत्रफल, ठीक है, या नपातुला पृष्ठ, ठीक। काल्पनिक पृष्ठ, काल्पनिक पृष्ठ का मतलब है जो है नहीं लेकिन हम मान लेते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने बोला आप लोग यहाँ एक सर्कल मान दीजिए, ठीक है, मान लिया है। अब भाई हम तो मैथ के स्टूडेंट है, 10वीं तक तो मैथ पढ़ाई होगा, मानने में ज़्यादा विश्वास रखो, है कुछ नहीं है बहुत कुछ, ठीक है। ऐसे जैसे कि मान लिया यहाँ एक आयत है, ठीक है, और इससे बहुत सारी विद्युत बल रेखा निकल रही, ठीक, इस प्रकार से मानना। तो काल्पनिक पृष्ठ का विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से गुजरने वाली कुल विद्युत बल रेखाओं की संख्याओं की माप, माप मतलब संख्या, ठीक है, संख्याओं को गिनना, काउंटिंग की बात हो रही है, माप मतलब काउंटिंग, गिनना, ठीक है। माप को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। विद्युत फ्लक्स को फाई से प्रदर्शित करते हैं। यह एक अदिश राशि है। अदिश राशि कौन सी होती है और सदिश राशि कौन सी होती है? अदिश राशि वो होती है जिसकी दिशा नहीं होती है, ठीक है, जिस पर दिशा का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उसे बोलते हैं अदिश। और जिसमें दिशा परिणाम दोनों होती है वो होता है सदिश। चलिए अब दोबारा से देख लेते हैं। किसी एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे स्वेज काल्पनिक पृष्ठ का विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से गुजरने वाली कुल विद्युत बल रेखाओं की संख्याओं की माप को कहते हैं, या माप को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। विद्युत फ्लक्स पाई ई से प्रदर्शित करते हैं। विद्युत फ्लक्स एक अदिश राशि है। आगे बात समझ में, ठीक है। चलिए मैं आपको एक प्रोजेक्ट दिखा देता हूँ हल्का सा, आगे जाके हम लोग इसका यूज करेंगे। ये देखिए ऐसे किसी पृष्ठ से, मान लो कोई पृष्ठ है, ठीक है, इस प्रकार का, ऐसा, इसको ऐसे देखो, ये कोई पृष्ठ है, ठीक है, और इससे विद्युत बल रेखाएं गुजरे। हम इस पृष्ठ को ऐसे रखते हैं कि विद्युत बल रेखाएं यहाँ से चले, बोर्ड से चले और इस तरफ को निकल जाए, और ये पृष्ठ हमने बीच में रख दिया, यहाँ पे विद्युत बल रेखाओं पे। तो जो विद्युत बल रेखाएं यहाँ से चलेंगी वे पृष्ठ से आर पार निकल जाएंगी, ठीक है। और जब ये पृष्ठ से आर पार निकल जाएंगी तो इनकी काउंटिंग कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 20 100, ऐसे, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोगों को क्या करनी है, इस पृष्ठ से गुजरने वाली कुल विद्युत बल रेखाओं की संख्याओं को गिनना है, और जो इनकी काउंटिंग आएगी, जितनी ये विद्युत बल रेखाएं होंगी उतना ही इस पृष्ठ का क्या होगा, विद्युत फ्लक्स। अब तो बात आ गई होगी समझ में। चलो अगर समझ में आ गई है तो आगे का कार्य करते हैं, ठीक है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। चलिए अब नंबर आता है विद्युत फ्लक्स के गणितीय रूप का, ठीक है, या यूँ कह लीजिए विद्युत फ्लक्स की उत्पत्ति का, ठीक है। तो देखिए विद्युत फ्लक्स की उत्पत्ति या विद्युत फ्लक्स का गणितीय रूप कैसे देखा जा सकता है। मान लीजिए कोई एक पृष्ठ है, ठीक है, समतल पृष्ठ है, और उस समतल पृष्ठ से हम एक विद्युत बल रेखाओं को गुजारते हैं, ठीक है, या समतल पृष्ठ को किसी विद्युत क्षेत्र, एक समान विद्युत क्षेत्र के अंदर रखते हैं, जिससे कि एक पृष्ठ के अंदर से, उस पृष्ठ के अंदर से जो भी हम पृष्ठ ले रहे हैं उससे विद्युत बल रेखाएं गुजरनी आरंभ हो जाए, ठीक है। तो सपोज कीजिए हमने ये एक पृष्ठ विद्युत बल रेखाओं के मार्ग में रख दिया। जब विद्युत बल रेखाओं के मार्ग में इस प्रकार का कोई पृष्ठ रखेंगे तो इससे क्या होगा, बल रेखाएं गुजरेंगी, ठीक है, इससे बल रेखाएं बाहर की ओर गुजरेंगी, ऐसे ऐसे, ठीक है। अब हम लोग मान लेते हैं कोई इसका छोटा लघु अवयव क्षेत्रफल है। सपोज कीजिए यह एक छोटा सा क्षेत्रफल है। अगर हम इससे गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं को निकाल लें, या इससे गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को माप लें, ठीक है, पता कर ले कि इस छोटे से क्षेत्रफल से कितनी विद्युत बल रेखाएं गुजर रही हैं, तो हम इस पूरे के पूरे पृष्ठ से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। अर्थात इस पूरे के पूरे पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स को आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अब ये जो हम छोटा सा क्षेत्रफल लेते हैं इतने बड़े समतल पृष्ठ पर, इस पृष्ठ को नाम दिया जाता है DA, ठीक है, DA। DA क्या है, एक लघु अवयव। D मतलब डेल्टा, डेल्टा मतलब छोटा, A मतलब एरिया, ठीक है, छोटा क्षेत्रफल,
डेल्टा एरिया, छोटा क्षेत्रफल, ठीक है। इस छोटे क्षेत्रफल की दिशा कहाँ है? बाहर की ओर। अब क्षेत्रफल की दिशा तो हमेशा अभिलंब के दिशा के अनुदिश होगी, ठीक है, चाहे क्षेत्रफल छोटा हो चाहे क्षेत्रफल बड़ा हो। अब ये छोटा क्षेत्रफल, इस पर अभिलंब खींचा जाएगा ऐसे, ठीक है, और इसकी दिशा कैसे होगी? ऐसे, बाहर की ओर, इस ओर, ठीक है, इस ओर, ठीक। अब इससे आदि विद्युत बल रेखाएं बाहर निकलें ऐसे, ठीक है, एक विद्युत बल रेखा है सपोज कीजिए निकल गई, 2 निकल गई, 4 निकल गई, ठीक है, तो हमें उनको ज्ञात करना है। अब विद्युत बल रेखाएं यहाँ से निकलेंगी बाहर की ओर, ठीक है, बाहर की ओर कैसे? जिस दिशा में पृष्ठ पर अभिलंब खींचा गया उसी दिशा में विद्युत बल रेखाएं गुजरेंगी, ठीक है। अब पृष्ठ की दिशा और क्षेत्रफल दोनों को अगर एक साथ लिखेंगे तो यहाँ लिखा जाएगा डीए वेक्टर। डीए वेक्टर का मतलब पृष्ठ का क्षेत्रफल भी है और पृष्ठ की दिशा भी है, पृष्ठ से बाहर की ओर या अभिलंब की दिशा के अनुदिश। इसी से विद्युत बल रेखाएं भी बाहर निकलेंगी, ठीक है। और इससे यदि हमने विद्युत बल रेखाओं की संख्या को ज्ञात कर लिया, इससे गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को हम लोगों ने ज्ञात कर लिया, तो हम पूरे पृष्ठ से विद्युत बल रेखा ज्ञात कर सकते हैं। इसकी विद्युत बल रेखाओं को कैसे ज्ञात करेंगे? विद्युत बल रेखाओं की संख्या को मापने को बोलते हैं फाई ई। फाई ई क्या होता है? विद्युत बल रेखाएं या विद्युत फ्लक्स बराबर होता है ई वेक्टर इंटू डी ए वेक्टर। ये ई वेक्टर क्या है? ई है विद्युत क्षेत्र, वो विद्युत क्षेत्र जिसके अंदर ये पृष्ठ पूरा का पूरा रखा हुआ है, ठीक है। अब हम लोग इस बात को यहाँ बोर्ड पर ये डायग्राम दिया गया इससे समझते हैं, ठीक। चलिए ये देखिए, ये एक कोई काल्पनिक पृष्ठ है जो एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा गया है, और इस विद्युत क्षेत्र के कारण विद्युत बल रेखाएं जो उत्पन्न हो रही है वह विद्युत बल रेखाएं पृष्ठ से आर पार निकली हुई है। हम इस पृष्ठ पर एक लघु अवयव डी ए क्षेत्रफल मानते हैं, ठीक है, एक छोटा सा क्षेत्रफल लेते हैं जिसका नाम है डी ए वेक्टर या डी ए अवयव, ठीक है। इस क्षेत्रफल से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को हमें ज्ञात करना है। पहले हम क्या करेंगे? डी ए, ये जो लघु अवयव क्षेत्रफल है इससे गुजरने वाला विद्युत बल रेखाएं हम लोग ज्ञात करेंगे, ठीक है। अगर हम लोगों ने इससे गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स ज्ञात कर लिया तो हम पूरे पृष्ठ का विद्युत फ्लक्स ज्ञात कर सकते हैं। अब इस चीज़ को यहाँ पर लिखा कैसे गया है, वो क्या क्या चीज़ें उसमें उपयोग हुई है, वो सब चीज़ें यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर थ्योरेटिकल लिखा हुआ है, हम लोग पहले से इसलिए लिख करके रखते हैं ताकि आप लोगों का समय बर्बाद ना हो और हमारा भी समय बर्बाद ना हो और समझाया ज़्यादा जा सके, ठीक है, इसलिए हम लोग पहले से ही लिख कर रखते हैं। तो देखिए, विद्युत फ्लक्स का गणितीय रूप या विद्युत फ्लक्स की उत्पत्ति। माना एक समान विद्युत क्षेत्र में एक काल्पनिक पृष्ठ स्थित है, एक समान विद्युत क्षेत्र में एक काल्पनिक पृष्ठ स्थित है तथा इस पृष्ठ पर एक लघु अवयव डी ए है। इस पृष्ठ पर एक लघु अवयव डी ए, लघु अवयव डी ए क्या है? बड़े पृष्ठ का कोई छोटा सा क्षेत्रफल, बड़े पृष्ठ का कोई एक छोटा सा क्षेत्रफल, ये पूरा बड़ा पृष्ठ और इसका एक छोटा सा क्षेत्रफल ये, ठीक है, इसको हम एक अवयव बोल सकते हैं। अच्छा जी, डी ए इतना लघु है कि इसे समतल मान सकते हैं। अगर ये पृष्ठ उबड़ खाबड़ भी हुआ तो डी ए इतना छोटा लेकर के चलेंगे हम ताकि हम इसको समतल मान सकें, ठीक है, मान सकते हैं। तथा इससे गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं को भी एक समान मान सकते हैं। एक समान कैसे मान सकते हैं? जैसे कि हम लोग डी ए को स्टार्टिंग में ही इतना छोटा मान करके चलते हैं कि सपोज कीजिए जैसे कि एक लघु अवयव डी ए हमने ये ले लिया और इसी के साइड में इतना ही एक बड़ा बॉक्स डी ए, एक दूसरा लघु अवयव डी ए है, और इसी प्रकार इसमें अनेक डी ए अवयव बनाए जा सकते हैं। बहुत सारे डी ए अवयव यहाँ पे ऐसे बनाए जा सकते हैं, ठीक है। जितनी विद्युत बल रेखाएं यहाँ से गुजरेंगी उतनी ही इससे गुजरेंगी, उतने ही इससे गुजरेंगी, उतने ही उससे अगले से गुजरेंगी, ठीक है, इस प्रकार से। यानी कि जितने भी डी ए इस पृष्ठ पर लिए जाएंगे सबसे एक बराबर संख्या में विद्युत बल रेखाएं बाहर निकलेंगी, ठीक है, और सबको एक बराबर लंबाई चौड़ाई का हम लोग डी ए अवयव मानेंगे, ठीक है। जितना एरिया इस डी ए का है उतना ही अगले डी ए का होगा, ठीक है। कहने का मतलब ये है। तो आइए आगे देखते हैं। गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं को भी एक समान मान सकते हैं क्योंकि हम लोग इस पृष्ठ पर सभी डी ए को क्या करेंगे? एक बराबर मानेंगे, ठीक है। जितने भी इस पर डी ए अवयव बनेंगे वे सब के सब एक समान लंबाई चौड़ाई के होंगे, इसलिए सबसे गुजरने वाली विद्युत बल रेखाएं भी एक समान होगी। सिंपल सी बात है। चलिए आगे देखते हैं।
अवयव डी ए से गुजरने वाला विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर है। ई वेक्टर वो विद्युत क्षेत्र है जो यहाँ से गुजर रहा है, ये ठीक है, ये ई वेक्टर है। डी ए वेक्टर का परिणाम डी ए पृष्ठ अवयव है, ठीक है। डी ए वेक्टर, यहाँ पर डी ए वेक्टर लिखा गया है। डी ए वेक्टर मतलब जिसकी दिशा और परिणाम एक साथ है, और डी ए वेक्टर का जो परिणाम है, जो एरिया है, जो क्षेत्रफल है, उसका परिणाम क्या है, डी ए पृष्ठ अवयव है। तथा ई वेक्टर की दिशा डी ए वेक्टर पर खींचे गए, ई वेक्टर की दिशा, ई वेक्टर मतलब विद्युत क्षेत्र की दिशा डी ए वेक्टर पर, डी ए मतलब ये छोटा लघु अवयव क्षेत्रफल, इस क्षेत्रफल पर खींचे गए अभिलंब, अभिलंब कैसे खींचा जाएगा, बाहर की ओर, खींचे गए अभिलंब की दिशा के अनुदिश बाहर की ओर होगी। तो अवयव डी ए वेक्टर से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स डी फाई ई इक्वल टू ई वेक्टर इंटू डी ए वेक्टर, ठीक है। यहाँ पर बीच में डॉट लगाया गया है, इंटू बोलते हैं इसको, ठीक है। अब यहाँ पे डी फाई ई, डी मतलब छोटा विद्युत फ्लक्स, ठीक है, कम बल विद्युत बल रेखाएं, डी ए मतलब छोटा क्षेत्रफल। अब यदि हमें छोटे क्षेत्रफल से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाएं प्राप्त हो जाए, ये लिखा हुआ है यहाँ पर, छोटे से क्षेत्रफल से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, छोटे से क्षेत्रफल से गुजरने वाला छोटा सा विद्युत फ्लक्स। अगर हमें संपूर्ण पृष्ठ का विद्युत फ्लक्स चाहिए तो हमें करना होगा तथा संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स डी फाई ई समाकलन यहाँ पर करना पड़ेगा, समाकलन, बाउंडेड समाकलन इसको बोलते हैं, बाउंडेड समाकलन। अगर हम लोग ऐसा चिन्ह लगाएंगे तो उसकी कोई लिमिट नहीं होगी, ठीक है, वो लिमिट नहीं होगी। और इस प्रकार से अगर लगाएंगे तो ये हो जाएगा बाउंडेड समाकलन, मतलब एक फिक्स एरिया से गुजरने वाला वस्तु है। समाकलन का काम क्या होता है, समाकलन का काम होता है छोटी छोटी चीज़ों को जोड़ करके एक बड़ी चीज़ का निर्माण कर देना। जैसे कि इसमें एक लघु अवयव डी ए है, इसमें जितने भी लघु अवयव डी ए बनाए जा सकते हैं, ठीक है, जैसे कि एक ये बनाया जा सकता है, एक ये बनाया जा सकता है, और भी बनाए जा सकते हैं। इन सभी डी ए अवयवों को एक साथ जोड़ करके पूरे पृष्ठ के क्षेत्रफल के बराबर करना समाकलन का काम है, ठीक है। जितने भी इसमें डी ए अवयव बन सकते हैं वो सब डी ए अवयवों का योग करके क्या हो जाएगा, पूरे पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। एक डी ए से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स प्लस दूसरे डी ए से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स प्लस तीसरे डी ए से विद्युत फ्लक्स, ठीक है। तो इसमें टाइम लगता है, इस चीज़ को शॉर्टकट करने के लिए क्या किया जाता है, समाकलन, ठीक है। तो इस और का भी समाकलन बराबर इस और का भी समाकलन, ऐसे ई वेक्टर इंटू डी ए वेक्टर। अब ये जो डेल्टा छोटा होता है, समाकलन बड़ा होता है, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं तो ये कैंसिल हो जाते हैं। और फिर लिखा जाता है यहाँ पे, मैं यहीं पे लिख दूँ डेल्टा तो हट ही जाएगा क्योंकि एक दूसरे का अपोजिट है, तो यहाँ बचेगा फाई ई इज इक्वल टू ई वेक्टर समाकलन, ई वेक्टर समाकलन का चिन्ह यहाँ पे डी ए वेक्टर, ठीक है, ये लिखा जाएगा। इनके बीच में दोनों के डॉट है। अगर हम लोगों को ये वेक्टर हटाना है, ठीक है, वेक्टर को हटाना है, ये वेक्टर और ये वेक्टर हटाना है, दिशा को हटाना है, तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, यहाँ लिखना पड़ेगा फाई ई इज इक्वल टू समाकलन ई इंटू डी ए कोस थीटा। अगर वेक्टर और डॉट हटाना है तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कोस थीटा अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। ये रूल होता है दो सदिशों के बीच की डॉट प्रोडक्ट का, ठीक है, ये नियम होता है। जब भी वेक्टर हटाएंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, कोस थीटा। अब आप लोग यहाँ पे चेक कीजिए, यहाँ से वो चीज़ें बाहर निकाली जाएंगी जो चीज़ें कांस्टेंट है। कांस्टेंट क्या चीज़ है, जैसे कि क्षेत्रफल ई, क्षेत्रफल ई का समाकलन नहीं किया जाएगा। विद्युत क्षेत्र सभी जगहों पर एक समान ही है, ठीक है, तो उसका क्षेत्रफल विद्युत क्षेत्र का क्या किया जाएगा, विद्युत क्षेत्र का समाकलन नहीं किया जाएगा। समाकलन उस चीज़ का किया जाता है जो छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित हो और छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़ करके एक बड़ा रूप दिया जाता हो, उस चीज़ का समाकलन किया जाता है। तो फाई
ई इजिकल टू ई बाहर निकाल लिया जाएगा। कोस थीटा, कोस थीटा क्या है इसको भी एक बार चेक कीजिए। कोस थीटा देखो, थीटा तब बनता है, वहाँ बनता है जहाँ दो लाइनों की क्रॉसपोंडिंग होती है या दो लाइनें मिलती हैं। दो लाइनों के बिना थीटा बन ही नहीं सकता भाई। अब ये एक लाइन है, ठीक है, इस पर भी 180 डिग्री होता है, ऐसा नहीं है कि इस पर उतना नहीं, इस पर भी 180 डिग्री होता है, ठीक है। लेकिन मोस्टली जहाँ हम थीटा कोस थीटा साइन थीटा अगर हम फिजिक्स में बात करेंगे तो वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, दो लाइनों के बीच बनने वाले एंगल को चेक करेंगे, ठीक है। तो दो लाइनों के बीच बनने वाला, दो अलग अलग चीज़ों के बीच बनने वाला एंगल कोस थीटा है यहाँ पे, ठीक है। और थीटा कैसे, देखिए ये तो हो गई क्षेत्रफल की दिशा, ठीक है, और इसी क्षेत्रफल से गुजरने वाले विद्युत बल रेखाओं की दिशा, ठीक है। दोनों के बीच कोई एंगल नहीं। देखिए जैसे कि मैं आपको दिखा दूँ, ये हम लोगों ने क्षेत्रफल लिया, ठीक है, डी ए अवयव, इससे विद्युत बल रेखा निकलेगी बाहर की ओर, और इस पर अभिलंब की दिशा बाहर की ओर, इस क्षेत्रफल की दिशा बाहर की ओर, ठीक है। क्षेत्रफल की दिशा कैसे हो गई, ऐसे, ठीक है, और इससे निकलने वाली विद्युत बल रेखाएं कैसे होंगी, ऐसे। तो दोनों की दोनों एक ही दिशा में निकलेगी, विद्युत बल रेखा भी इसी दिशा में और क्षेत्रफल की दिशा भी इसी रेखा में, ठीक है। जब दो लाइनें एक दूसरे को मतलब एक ही दिशा में निकलेंगी, दो लाइनें, विद्युत बल रेखा निकल गई, ये क्षेत्रफल की दिशा। जब दोनों के बीच कोई कट नहीं हुआ है तो इनके बीच एंगल भी नहीं बनेगा, तो इनके बीच एंगल क्या बनेगा, 0। यहाँ पर लिखेंगे हम थीटा बराबर 0, ठीक है। अब आप इसमें डी ए अवयव कहीं पर भी ले लीजिए, यहाँ पर ले लीजिए, कहीं पर भी ले लीजिए, ठीक है, थीटा हमेशा क्या आएगा, 0 ही आएगा, ठीक। तो कोस थीटा को भी यहाँ पर बाहर निकाला जा सकता है, थीटा की वैल्यू हम लोग बाद में पुट करेंगे, कोस थीटा को अभी बाहर निकाल देते हैं। समाकलन होगा केवल और केवल डी ए का। डी ए क्या है, डी ए एक लघु अवयव है जिसको हम लोग छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित किए हैं। यहाँ पर डी ए, इसके अंदर डी ए तो बहुत सारे हो सकते हैं ना, डी ए क्षेत्रफल तो बहुत सारे हो सकते हैं, तो उन सबको जोड़ के एक बड़ा क्षेत्रफल बनाना है हमको। तो यहाँ पर इसका समाकलन होगा, डी ए का समाकलन किसके इक्वल होगा, देखिए मैं यहाँ पे लिख दूँ, डी ए का समाकलन अगर हम लोग करेंगे तो पूरे पृष्ठ के क्षेत्रफल के इक्वल आएगा, ठीक है। अगर इसमें बनने वाले सभी डी ए अवयवों का योग करेंगे तो क्या आएगा, पूरे पृष्ठफल के क्षेत्रफल के बराबर, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं फिर फाई ई इजिकल टू ई इंटू डी ए के स्थान पे क्या आ जाएगा, ए कोस थीटा। ये हमारा पूरे पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स आ गया, ठीक है। अगर पहले तो बात आ रहा होगा फ्रेम में चेक कर लो एक बार, आ रहा है या नहीं, एकदम क्लियर है। फाई ई इजिकल टू ई इंटू ए इंटू कोस थीटा, ठीक है। अब अगर हम लोग थीटा नहीं रखना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, थीटा को हटा दीजिए। अगर हम लोग थीटा को हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, थीटा को हटाने के बाद यहाँ पे आ जाएगा ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ऐसे ये आ जाएगा फाई ई इजिकल टू, ठीक है। फिर हमारे पास ये होगा, आ गया आपको समझ में, ठीक है। ये विद्युत फ्लक्स है, ये क्या है, ये विद्युत फ्लक्स है, किसी भी पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। अब विद्युत फ्लक्स की कंडीशंस होती हैं, ठीक है। मैं आप लोग यहाँ तक नोट कर लीजिए, स्पेस कम है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। विशेष स्थितियाँ, विशेष स्थितियाँ, नंबर 1, विद्युत फ्लक्स सबसे अधिक, विद्युत फ्लक्स सर्वाधिक होगा यदि थीटा बराबर 0 हो। थीटा बराबर 0 हो तब जाके विद्युत फ्लक्स सर्वाधिक होगा। कैसे होगा, देखिए, जब विद्युत बल रेखाओं के रास्ते में बिल्कुल जैसे विद्युत बल रेखाएं ऐसे गुजर रही हैं, ऐसे, ठीक है, ऐसे, और इसको प्लेट को रखा जाए ऐसे, ठीक है, जैसे ये रखी हुई है, तो इससे ज़्यादा विद्युत बल रेखाएं गुजरेंगी ना, समझ रहे ना। और विद्युत बल रेखाओं की दिशा ऐसे और पृष्ठ क्षेत्रफल की दिशा भी ऐसे, तो दोनों एक ही दिशा में हो गए। जब दोनों एक ही दिशा में तो थीटा बराबर 0 है,
और थीटा बराबर 0 होगा तो ही तो इससे ज़्यादा विद्युत बल रेखाएं गुजरेंगी। अगर हम लोग इसको मोड़ करके, कहाँ गया ये हिस्सा, अगर हम लोग इसको मोड़ करके ऐसा कर दें, ठीक है, एंगल को घटा दें, 0 ना करके कुछ और एंगल कर दें, ये देखो विद्युत बल रेखाएं तो गुजरेंगी ऐसे, ठीक है, ऐसे, और क्षेत्रफल की दिशा हो गई ऐसे, ठीक है। तो इस क्षेत्रफल से, ये जो क्षेत्रफल यहाँ पे है, इससे कम विद्युत बल रेखाएं नहीं गुजरेंगी क्या, ठीक है। तो जैसे जैसे थीटा बढ़ेगा वैसे वैसे विद्युत फ्लक्स कम होता है, और जैसे जैसे थीटा 0 होता है वैसे वैसे विद्युत फ्लक्स बढ़ता है। आ गई बात समझ में। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे देन फाई ई, तो फाई ई बराबर ई वेक्टर इंटू, ई वेक्टर भी लिख सकते हैं या ई इंटू ए भी लिख सकते हैं, ठीक है, कोस थीटा, और थीटा की जगह यहाँ लगा देंगे 0, तो यहाँ पे लिखेंगे फॉर एवरी फाई ई इजकल टू ई इंटू ए। कोस थीटा की जगह पे यहाँ पे क्या रखेंगे हम लोग, थीटा बराबर 0, तो फॉर एवरी फाई ई बराबर ई इंटू ए बचेगा, ठीक है। फिर ऐसी स्थिति बनेगी, देखो ये हम लोगों ने रखा क्षेत्रफल, ठीक है, अगर इस तरफ से सारी की सारी विद्युत बल रेखाएं गुजरे तो इससे इस प्रकार से विद्युत बल रेखाएं निकलेंगी ना, ऐसे निकलेंगी विद्युत बल रेखाएं, समझे ना। यहाँ से पीछे से विद्युत बल रेखाएं आएंगी और इसमें से ऐसे बाहर निकलेंगी, जैसे इस सींखें निकली हुई हैं, ठीक। अगर मैं इस पृष्ठ को ऐसे रख देता, विद्युत बल रेखाएं यहाँ से आती, ठीक है, विद्युत बल रेखाएं इस ओर से आती, पीछे से आती। अब इस पृष्ठ को ऐसे रखा है तभी तो ज़्यादा विद्युत बल रेखाएं गुजरेंगी। अगर मैं ऐसे रख देता तो कम विद्युत बल रेखाएं निकलती, ऐसे रख देता तो और कम निकलती, और ऐसे बिल्कुल सीधा ऐसे कर देता तो फिर विद्युत बल रेखा निकलती कहाँ को, विद्युत बल रेखा आती और इसके ऊपर को निकल जाती, कुछ इसके नीचे को निकल जाती, ऐसे करेंगे तब निकलेगी, समझे ना। अब अगर मैं इसको ऐसे कर दूँ, चलो मान लीजिए मैं इसको ऐसे कर दूँ, ठीक है, तो क्षेत्रफल की दिशा कहाँ हो जाएगी, ऊपर की ओर, ठीक है, और विद्युत बल रेखाओं की दिशा कैसे हो जाएगी, ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे। तो क्षेत्रफल की दिशा ऊपर की ओर और विद्युत बल रेखाओं की दिशा ऐसे, तो दोनों के बीच में कितने का एंगल हो जाएगा, 90 डिग्री। देखो क्षेत्रफल की दिशा ऊपर की ओर, पृष्ठ के क्षेत्रफल की दिशा ऊपर की ओर, विद्युत बल रेखाओं की दिशा ऐसे, दोनों यहाँ पर कट करेंगे, ठीक है, कट करेंगे कितना एंगल, ये देख लीजिए यहाँ पर कितना एंगल, 90 डिग्री, कितना एंगल यहाँ पे 90 डिग्री। जब 90 डिग्री एंगल होगा तो विद्युत फ्लक्स 0 होगा। सेकंड कंडीशन, यदि थीटा बराबर 90 डिग्री हो तो विद्युत फ्लक्स 0 होगा। कैसे होगा भाई, देख लो, फाई ई इजकल टू ई ए कोस 90, और कोस 90 क्या होता है, कोस 90 की वैल्यू होती है 0, देन फॉर एवरी फाई ई इजकल टू 0। जब कोस 90 की वैल्यू हम 0 रखेंगे तो 0 की गुणा ए में करेंगे 0, और 0 की गुणा ई में करेंगे तो वो भी 0, सब कुछ क्या हो जाएगा 0। आ गई बात समझ में। ये दो विशेष स्थितियां हैं। अब एक इम्पोर्टेंट बात है जो हमसे पूछी जाती है, इसमें बड़े एग्जाम में पूछा जाती है, बड़ी डीपली बात है। क्या है कि जिस पृष्ठ से विद्युत फ्लक्स एंट्री करता है, विद्युत बल रेखाएं एंट्री करती हैं, वो सिरा, वो पृष्ठ कैसा होता है, वो सिरा होता है ऋणात्मक, ठीक है। और जिस सिरे से विद्युत बल रेखाएं बाहर निकलती हैं वो सिरा होता है पॉजिटिव, धनावेशित, ठीक है। ऐसे ये देखिए, विद्युत बल रेखाएं एंट्री कहाँ से करेंगी, पीछे से, तो पीछे का जो सिरा होगा वो होगा नेगेटिव, वो कैसा होगा नेगेटिव, ऋणात्मक, जहाँ से एंट्री करेंगे। और जहाँ से विद्युत बल रेखाएं निकलेगी सामने का पृष्ठ, ये पृष्ठ कैसा होगा पॉजिटिव, ठीक है, क्लियर। चलिए, तो बस यही बातें थी विद्युत फ्लक्स के बारे में। अब आप लोग इसको नोट कीजिए, फिर इससे आगे का कार्य करते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। तो अब बात कर लेते हैं आगे विद्युत फ्लक्स के मात्रक एवं विमा की, ठीक है। चलिए, विद्युत फ्लक्स का मात्रक,
देखिए किसी भी चीज़ का मात्रक लिखना हो चाहे विमा लिखनी हो, हमें उसका सूत्र पता होना चाहिए। ठीक है, फाई ई विद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर क्या होता है, ई इंटू ए कोस थीटा, ये इसका सूत्र होता है। ठीक है, अब इसका अगर मात्रक निकालना है तो ई क्या है, विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या होता है, विद्युत क्षेत्र का मात्रक देखिए, अगर आपको विद्युत क्षेत्र का मात्रक नहीं ज्ञात है तो कोई हैरानी की बात नहीं है, इसमें मेरे भी याद नहीं है। ठीक है, बस हमें क्या पता होना चाहिए, विद्युत क्षेत्र ई बराबर क्या होता है, ये तो हमें पता होना चाहिए। ठीक है, अगर मुझे पता हो कि विद्युत क्षेत्र ई के बराबर क्या होता है तो मैं विद्युत क्षेत्र का मात्रक यहाँ आसानी से लिख सकता हूँ। कैसे, विद्युत क्षेत्र बराबर होता है एफ अपॉन क्यू। एफ क्या होता है, एफ का मात्रक होता है न्यूटन और क्यू का मात्रक कूलाम। ठीक है, तो अब हम लोग लिख सकते हैं विद्युत क्षेत्र का मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम। तो लिख दीजिए ऐसे ही, फाई ई का मात्रक बराबर ये हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलाम। ए क्या होता है, ए होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। किसी भी पृष्ठ का क्षेत्रफल अगर हम लोग निकालेंगे तो वो उसमें हो गया क्या, लंबाई गुणा चौड़ाई होगी। ठीक है, लंबाई गुणा चौड़ाई होगी। अगर गोल कोई चीज़ है तो उसमें आर स्क्वायर जरूर आएगा। ठीक है, आर का स्क्वायर जरूर आएगा। तो यहाँ पर जो लेंथ के 2 बार मल्टीप्लाई होगी, लंबाई गुणा चौड़ाई होगी, या आर स्क्वायर हो गया, जैसे त्रिज्या का स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो वो होता है लेंथ इंटू लेंथ। ठीक है, यानी कि लंबाई गुणा लंबाई, 2 बार किसी चीज़ की लंबाई की गुणा करेंगे तो वो मीटर में, हम लोगों ने कक्षा 11 में पढ़ा होता है कि लंबाई का सबसे यूनिक जो मात्रक होता है वो होता है मीटर। ठीक है, तो मीटर इंटू मीटर हो जाएगा, मीटर इंटू मीटर। तो एरिया का जो मात्रक होता है वो होता है मीटर स्क्वायर। ये बात मैं बार बार नहीं बताने का, आज बता दी बस, बात खत्म। ठीक है, तो ए का मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब फाई ई का जो सही मात्रक बनेगा वो बनेगा न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम, प्रति कूलाम। या इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर कूलाम इनवर्स। नीचे रखा गया है ना, ऊपर लेके जाएंगे तो पावर -1 हो जाएगी। ठीक है, ऐसे। और इसको और भी शॉर्टकट में लिखना चाहते हैं तो और भी शॉर्टकट में ऐसे लिखा जा सकता है, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर कूलाम इनवर्स। ऐसे आ गई बात समझ में। ठीक है, अब इसको लिखना है, हम इसकी लिखना है हमें विमा। आप कोई भी लिख सकते हैं इसमें से मात्रक, ये भी, मैंने तो आपको तरीका बता दिया। ठीक है, अब आप लोग इसको अच्छे से याद कर लीजिए। अब इसकी विमा लिखते हैं, फाई ई की विमा, फाई ई की विमा। अब मैंने अभी बताया कि मात्रक लिखना हो तब भी आपको सूत्र पता होना चाहिए, विमा लिखनी हो तब भी आपको सूत्र पता होना चाहिए। देन फाई ई इजिकल टू क्या होता है, फाई इजिकल टू ई इंटू ए कोस थीटा। फाई ई इजिकल टू ई किससे बना है, ई बना है एफ बाई क्यू से। एफ की विमा बोलो क्या है, एफ की विमा MLT-2। मैंने पिछले चैप्टर में बोला है कि भाई एक ये 4 चीज़ें मैंने लिखी दी थी, 4 चीज़ों की अगर आप लोगों को विमा ज्ञात है तो आप किसी भी चीज़ की विमा ज्ञात कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए, एफ की विमा MLT-2 अपॉन क्यों की विमा A इंटू टी। ठीक है, ऐसे गुरु कोष्ठ में, बड़े कोष्ठ में रखते हैं इनको, ऐसे -2 मीटर स्क्वायर यहाँ पे आएगा इंटू ए। देखो ई की विमा तो मैंने यहाँ रख दी, न्यूटन की विमा रख दी। ठीक है, बल की विमा रख दी, कूलाम की विमा रख दी। अब किसकी विमा रखूँगा, एरिया की। एरिया का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इसकी विमा क्या होगी, मीटर की विमा होती है L स्क्वायर। ठीक है, अगर मीटर स्क्वायर है तो L स्क्वायर आएगा, अगर मीटर अकेला होता तो अकेला L आता। ठीक है, ऐसे। अब फाई ई इजिकल टू क्या बनेगा यहाँ पे, फाई ई इजिकल टू MLT-2 L2, ये AT ऊपर जाएगा तो A की पावर -1 T की पावर -1। ठीक है, सबको एक साथ रख देंगे लिख करके, फाई ई की विमा बराबर, M अकेला है तो M को अकेला लिखो ऐसे,
एल एल और एक एल का स्क्वायर ये रहा, एल की पावर 1 एल की पावर 2 दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे एल की पावर 3 ऐसे, ठीक है। फिर इसके बाद टी की पावर -2 टी की पावर -1 टी की पावर माइनस और माइनस ही हो जाएगा टी की पावर 3 टी की पावर -3, ठीक है। उसके बाद क्या बचा ए इनवर्स, तो यहाँ पे ए इनवर्स लिख देंगे बस A-1, ये हो गई फाई ई की विमा, ठीक है, विद्युत फ्लक्स की विमा। और ये ए जो है ये नीचे था ना, ऊपर गया इसलिए माइनस की पावर 1, ये टी नीचे था इसलिए ऊपर गया माइनस की पावर 1, ठीक है, ऐसे हुआ। तो चलिए अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से, फिर इससे आगे का कार्य करते हैं। और हाँ एक बात और मैं भूल गया, एक मिनट 1 सेकेंड, MKS पद्धति में मात्रक, MKS पद्धति, भाई ये क्या था, डरा दिया था भाई। MKS पद्धति में मात्रक, ये कैसे लिखा जाएगा, देखो यहाँ जो ये चीज़ें लिखी हुई है इनको बस हिंदी में रिपीट करना है। MKS पद्धति में मात्रक, M होता है द्रव्यमान, तो यहाँ लिख दो द्रव्यमान, L होता है लंबाई, लंबाई की पावर 3, T होता है सेकंड, तो यहाँ लिख देंगे सेकंड की पावर -3, A होता है एम्पियर, तो यहाँ लिख देंगे एम्पियर की पावर -1। ये हो गया MKS पद्धति में फाई ई का मात्रक या फाई ई की विमा, ठीक है। तो इसको ऐसे लिखते हैं, MKS पद्धति में लिखना जरूरी होता है, ये एक अंतर्राष्ट्रीय यूनिट होती है, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से इसका, फिर आगे का कार्य करते हैं। तो आगे नंबर आता है फिर घन कोण, किसी भी गोलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल गोलीय के केंद्र से घनकोण कैसे बनाता है, घनकोण की बात आती है, ठीक है। घनकोण होता क्या है मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पर पेज पड़ा हुआ है, इसे से कर लेते हैं। घनकोण, आपने आइसक्रीम खाई है, ठीक है, वो एक शंकु जैसा आकार की आइसक्रीम आती है, ठीक है, वो शंकु होता है जो, क्या आप लोगों ने वो देखो बर्थडे कैप शंकु टाइप, ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही होता है भैया घनकोण। ये देखो अभी बन के तैयार हो जाएगा, ये बन गया हमारा शंकु, ठीक है, शंकु जो एक तरफ से नुकीला और एक तरफ से खुला हुआ होता है, इस प्रकार से होता है शंकु, ठीक है। अब ये जो शंकु टाइप होता है, इसके अंदर जो गोला होता है, इसके अंदर जो सबसे छोटा भाग होता है, आपको जो सबसे छोटा हिस्सा दिखाई देगा इसके अंदर का, जैसे कि ये एक छल्ला है, ठीक है, ये डब्बी से निकाला, इंकी की डब्बी से निकाला हुआ है, ठीक है। इसको हम लोग इसमें डाल देते हैं, ये थोड़ा तिरछा डल गया, ये सीधा हो गया, ठीक है। जहाँ पे ये जाकर ठहर जाएगा इसके अंदर बिल्कुल गोल, जहाँ पे ये जाकर ठहर गया है वो क्या है, वो घन कोण है, वो क्या है, वो ही घन कोण है, ठीक। इस शंकु का सबसे छोटा जो भाग है, गोल गोल सबसे छोटा जो हिस्सा है वो ही घन कोण है। अच्छा, घन कोण के हिसाब से ही ये एंगल बड़ा और छोटा होता है। देखिए मैं आपको प्रूफ करके दिखा रहा, निकलो भाई, देखो अगर इस तरफ से हम ये सिरा करेंगे नुकीला, ये सिरा नुकीला, देख लीजिए कितना नुकीला है। अगर इस तरफ से हम सिरा करेंगे नुकीला तो ये आगे का सिरा हो जाएगा छोटा, ठीक है, यानी कि घनकोण छोटा तो आगे का ये क्षेत्रफल भी छोटा। अब हम लोग ये घनकोण को बढ़ा देते हैं, ये देखिए इसको यहाँ से ढीला छोड़ेंगे ना तो ये घनकोण बढ़ जाएगा, ठीक है। जैसे जैसे घनकोण बढ़ा, ये देखिए जैसे जैसे घनकोण बढ़ा, यहाँ पे ये छिद्र दिखाई दे रहा होगा आपको, ठीक है, जैसे जैसे घनकोण बढ़ा वैसे वैसे ये एरिया बढ़ गया। यानी कि शंकु का जो ये फर्स्ट एरिया होता है ये किस पे डिपेंड करता है, ये घनकोण पे डिपेंड करता है, ठीक है। और ये घनकोण होता किसके अंदर है, घनकोण होता है गोले के अंदर,
ठीक है, गोले के अंदर। वह तो शंकु के अंदर होता है, लेकिन ये शंकु की जो स्ट्रक्चर है वो किसी गोले के अंदर, किसी पृष्ठ के अंदर, ठीक है, किसी भी बंद पृष्ठ के अंदर हो सकती है। आगे बात समझो, जैसे कि आप एक बड़ी गेंद ले लीजिए, ठीक है, और बड़ी गेंद के पृष्ठ पर तो होना चाहिए ये वाला सिरा, और उसके केंद्र पर होना चाहिए ये वाला सिरा, ठीक है। तो क्या कहलाएगा कि पृष्ठ के द्वारा गोले के केंद्र पर आंतरिक घनकोण, ठीक है, जैसे कि यहाँ चित्र में दिखाया गया। चलिए इसको बाद में देखेंगे, पहले एक दूसरा एक्सपेरिमेंट देखिए। जैसे कि एक ग्लास है, ठीक है, एक ग्लास है और इसका लास्ट पॉइंट होगा यहाँ पे सबसे नीचे वीक पॉइंट, ठीक है, और ये हमने छोटा शंकु बनाया है, ठीक। अब अगर मैं इसको इसकी तली पे बिल्कुल रख दूँ, नीचे ले जाके रख दूँ, ठीक है, और ये मैंने रख दिया। अब ये बाहर का जो हिस्सा है, ये जो पृष्ठ बना हुआ है यहाँ पे, जो आपको खुला पृष्ठ दिखाई दे रहा है, ये बिल्कुल इसकी कन्नी के बराबर है, कन्नी के इक्वल है, ठीक है, ये जो किनारा है ना इसके इक्वल है, ठीक है। अब इसने जो गिलास के ऊपर का जो पृष्ठ क्षेत्रफल है, उस पृष्ठ क्षेत्रफल का कुछ हिस्सा तो इसने घेर लिया है, ठीक है, और इसी पृष्ठ क्षेत्रफल के कारण केंद्र पर जो इसके निचले सिरे पर जो कोण बना हुआ है उसको बोलते हैं घनकोण, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, घनकोण। बाह्य पृष्ठ के कारण जो इसके निचले सिरे पर, ग्लास के निचले सिरे पर जो कोण बना हुआ है उसको क्या बोलते हैं, घनकोण, ठीक है। घनकोण छोटा होगा तो ये बाह्य पृष्ठ भी छोटा होगा, घनकोण बड़ा होगा तो बाह्य पृष्ठ भी बड़ा होगा। आ गई बात समझ? बिल्कुल ठीक है, सही है। अब इस स्ट्रक्चर को हम यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। ये एक बलून है, बड़ा गुब्बारा जिसको बोल सकते हैं, एक बलून है, और बलून के अंदर ये हम लोगों ने यहाँ पे इस तरीके की स्ट्रक्चर बनाई हुई है, ठीक है। अब जैसे कि सपोज कीजिए मैं ये मार्कर ले लूँ, इस मार्कर से हम लोगों ने यहाँ ड्रॉ किया, ठीक है। इस ड्रॉ के कारण, यहाँ जो ड्रॉ किया, इस ड्रॉ के कारण एक छोटा सा क्षेत्रफल पीछे की ओर उठता जाए और कहीं पे भी जाकर घनकोण बनाए। बिल्कुल ठीक ऐसा ही हुआ है। एक गोल गेंद ले लेंगे, उस पर एक रिमार्क करेंगे, गोला बनाएंगे और गोले को अंदर छोटा छोटा बारीक करते चले जाएंगे और उसके सेंटर तक जाते जाते कैसा ऐसा एंगल हो जाना चाहिए, तो ये बोला जाता है घनकोण, ठीक है। बंद पृष्ठ के अंदर घनकोण। अब घनकोण को देखने के लिए क्या किया जाता है, देखिए घनकोण को पहले तो आप लोगों ने ऐसे समझ लिया, अब घनकोण को दूसरे तरीके से समझा जा सकता है। देखियो कैसे, देखो अगर हम किसी गोले के सेंटर पर ऐसी चीज रख दें जो सभी दिशाओं में फैलती हो, जैसे कि प्रकाश, अगर आप लोग किसी भी चीज के सेंटर पे एक बल्ब जला के रख दोगे तो बल्ब का प्रकाश तो सभी दिशाओं में फैलेगा, ठीक है। इसी प्रकार से यदि हम आवेश, बल्ब के प्रकाश को तो हम देख नहीं सकते, ठीक है, मतलब देख तो सकते हैं लेकिन उसको देखने के लिए ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। आवेश को आसानी से समझा जाता है। मान लीजिए किसी बंद पृष्ठ के अंदर हमने केंद्र पर प्लस क्यू आवेश रख दिया, ठीक है, ये क्या रख दिया, प्लस क्यू आवेश यहाँ कर दिया सेंटर पे। अब इस प्लस क्यू आवेश से क्या होता है, बल रेखाएं सभी दिशाओं में बराबर बराबर निकलती हैं, ऐसे भी निकलेगी, ऐसे भी निकलेगी, ऐसे भी निकलेगी, ऐसे भी, ऐसे सभी दिशाओं में बल रेखाएं बराबर बराबर निकलेगी, ठीक है। और ये भरपूर मात्रा में निकलती हैं, ऐसे नहीं है कि कम निकलेगी, पूरी, ये पूरा का पूरा गोला भर जाएगा, इतनी बल रेखाएं निकलती हैं, ठीक है, इतनी सारी बल रेखाएं निकलती हैं। अब हम इस सारे को देख करके एक छोटा सा देखते हैं दोबारा से, जैसे यहाँ प्लस क्यों आवेश रखा है ऐसे यहाँ पे, और ये हमने बना लिया जी सर्कल, ठीक है। अब आप लोग मान लीजिए कि इसके द्वारा जो प्लस क्यू आवेश के कारण जो विद्युत बल रेखा निकल रही है वो ये निकल रही है, एक यहाँ एक यहाँ, वैसे तो पूरे एरिया में है, पूरे के पूरे एरिया में, बाहर भीतर अंदर बाहर सभी दिशाओं में निकली हुई है, ठीक है। मान लीजिए इतने एरिया में विद्युत बल रेखा है और ये क्या है, गोला, गोले के ऊपर ये बल रेखाएं इतने पृष्ठ से बाहर निकलती है, ठीक है। तो हम कहेंगे कि बाह्य पृष्ठ के कारण गोले के केंद्र पर आंतरिक घनकोण ये है, ठीक है, ये घनकोण होता है। अब इससे क्या होगा, इससे विद्युत बल रेखाएं निकलेंगी, ठीक है, बाहर की ओर ऐसे, इससे निकलेंगी विद्युत बल रेखाएं। आया कुछ समझ में, दिख रही ना विद्युत बल रेखाएं बाहर निकलती हुई, ठीक है, ये विद्युत बल रेखाएं बाहर निकलेंगी, ये घनकोण के कारण होता है, ठीक है, ये क्या होता है, घनकोण के कारण होता है।
इस चीज़ को चेक किया गया था प्लस क्यू आवेश रखे, ठीक है, आवेश ऐसी चीज़ को रखा गया था गोले के सेंटर पर जो सभी दिशाओं में बाहर बराबर रूप में निकल सके, ठीक है। तो ये घनकोण होता है गोले के पृष्ठ के कारण जो केंद्र पर कोण अंतरित होता है उसको क्या बोलते हैं, घनकोण। अब इसको प्रूव भी करेंगे कैसे, देखिए चलिए पहले इसको पढ़ लेते हैं। किसी भी गोलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल, गोलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल, जो चीज़ गोल होती है और उसके बाहर का जो क्षेत्रफल होता है, ठीक है, कुछ भी क्षेत्रफल, गोलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल गोले के केंद्र पर जो कोण अंतरित करता है उस कोण को ही घनकोण कहते हैं। घनकोण को ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं, घनकोण को क्या करते हैं, ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। इससे आगे दिया गया, माना आर त्रिज्या का एक गोला जिसके पृष्ठ पर एक लघु अवयव डी ए है। हम लोग यहाँ पर ये जो छोटा है क्षेत्रफल है इसको मान लेते हैं डी ए है। डी ए क्षेत्रफल के कारण गोले के केंद्र ओ पर अंतरित घनकोण डी ओमेगा है। गोले के पृष्ठ पर डी ए के कारण उत्पन्न जो क्षेत्रफल के कारण उत्पन्न जो गोले के केंद्र पर घनकोण है वो क्या है, डी ओमेगा। डी ओमेगा किसके इक्वल है, डी ए अपॉन आर स्क्वायर। डी ए मतलब छोटा क्षेत्रफल, इस गोले का ये वाला छोटा क्षेत्रफल डिवाइड बाई आर स्क्वायर, आर गोले की त्रिज्या, ठीक है, गोले की त्रिज्या होगा। इसका मात्रक रेडियन होता है, इसका मात्रक रेडियन होता है। अब ये बात एकदम एक्यूरेट सही है या नहीं है, इस बात को पता करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, विद्युत फ्लक्स की प्रक्रिया अपनाएंगे, ठीक है। पृष्ठ से कितनी विद्युत बल रेखाएं गुजर रही, ठीक है, ये बात हम लोग चेक करेंगे। तो हम लोग कह सकते हैं कि हाँ भाई रेडियन में ये घनकोण यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है। यानी कि घनकोण का मतलब होता है एक छोटे से बिंदु से शुरू होकर के और दूर जाता, जितना जो घनकोण दूर जाता चले जाएगा उसकी बाह्य पृष्ठ की एक तरफ से सिरा कम होता चला जाएगा और एक तरफ से सिरा खुलता चला जाएगा, शंकु के आकार का बनता चले जाएगा, ठीक है, शंकु के आकार का बनता चला जाएगा। और ये किसके कारण होता है, ये घनकोण के कारण होता है, ठीक है। अगर यहाँ से विद्युत बल रेखाएं निकलेंगी तो यहाँ एक बिंदु से विद्युत बल रेखाएं निकल रही हैं और वो आगे जाके जैसे जैसे उनको स्पेस मिल रहा है तो वे क्या हो रही है, वे फैल रही हैं सभी दिशाओं में, ऐसे भी फैल रही है और ऐसे भी फैल रही है, ठीक है। तो ये विद्युत बल रेखाएं यहाँ पर ऊपर की ओर जाते हुए फैल रही हैं, ठीक है। तो अगर ये फैल रही है तो यहाँ पर घनकोण भी बनेगा। इसके किसी विद्युत बल रेखा होगी कि नहीं, दो लाइनों को ले लो, एक ये वाली लाइन और एक ये वाली लाइन, ठीक है, और इनका फैलाव चेक करेंगे हम कितनी दूर तक का है, ठीक है, और कितना ये स्पेस घेर रही है, ठीक है। इनका फैलाव चेक करेंगे तो हमें घनकोण के बारे में पता चलेगा। और साथ में ये पता चलेगा कि एक बिंदु से एक छोटे से घनकोण से जो विद्युत बल रेखाएं निकलती हैं वे बाहर पृष्ठ पर जाकर कितना क्षेत्रफल घेरती हैं, इस बात का भी पता चलेगा। दोबारा से देख लीजिए, जो विद्युत बल रेखाएं यहाँ छोटे से घनकोण से होकर गुजरती हैं वे गोले के पृष्ठ पर कितना क्षेत्रफल घेरेंगी, इस बात का भी पता चलेगा। चलिए, प्लस क्यों आवेश के कारण देखने के लिए ऐसे लिख देंगे, देखने के लिए फाई ई इज इक्वल टू विद्युत फ्लक्स हम लोग याद कर रहे हैं, विद्युत फ्लक्स फाई ई इज इक्वल टू ई इंटू डी ए, ये होता है, ठीक है, ई इंटू डी ए। फाई ई इज इक्वल टू ई की वैल्यू क्या होती है, ई की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये क्यों ये है जो वहाँ पर आवेश के रूप में रखा गया है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू डी ए, ठीक है। और यहाँ पे कोस थीटा भी होता है, वो तो मैंने लगाया नहीं था, यहाँ पे लगाऊँ कोस थीटा आर स्क्वायर। फाई ई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा क्यों डी ए कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है, कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ थीटा की वैल्यू हमेशा जीरो होती है, थीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या होती है, हमेशा जीरो, तो थीटा तो रखो या ना रखो एक ही बात है, ठीक है। अब यहाँ पे चेक करो, अगर हम लोग ये डी ए ले रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे भी हम लोगों को डी लेना पड़ेगा क्योंकि छोटा क्षेत्रफल है तो छोटा विद्युत फ्लक्स ज्ञात होगा, ठीक है। अगर हम लोगों को डी ए हटाना है तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, समाकलन, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, समाकलन। यहाँ का समाकलन करेंगे तो ये डी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे समाकलन करेंगे। अच्छा जी, अब यहाँ पे समाकलन किया, आर स्क्वायर अंदर की ओर रहा, ठीक है,
आर को अंदर की तरफ लिया, समाकलन का चिन्ह ये देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए डी ए कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर बराबर होता है 4 पाई। ठीक है, ये क्या होता है 4 पाई के इक्वल होता है। ठीक, अब यहाँ पे रखिए 4 पाई, फाई ई इजिकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या हूँ अपॉन क्या हूँ तो जुगा तो ये इसके जगह आ जाएगा 4 पाई 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, क्या बचा क्या हूँ अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो वैद्युत फ्लक्स किसके इक्वल आ गया, परिबंध आवेश का 1 एप्सिलॉन नॉट गुना आ गया। ठीक है, परिबंध आवेश का 1 एप्सिलॉन नॉट गुना। अब यहाँ से गॉस की प्रमेय की उत्पत्ति हुई, इसके बाद गॉस भाई साहब ने कार्य किया इस काम पर। ठीक है, तो इससे हम लोगों को पता चला कि वैद्युत फ्लक्स एक आवेश जो होता है एक छोटे से बिंदु से चल करके आगे जाके फैल जाता है। ठीक है, और इसी से हमें पता चलता है कि यहाँ जो पृष्ठ जिस पृष्ठ से यहाँ ये वैद्युत फ्लक्स वैद्युत बल रेखाएं निकली है, जितने पृष्ठ से वैद्युत बल रेखाएं निकली है, ये जो वैद्युत बल रेखाओं की संख्या है या वैद्युत फ्लक्स है, वैद्युत बल रेखाओं की संख्या कह लो या वैद्युत फ्लक्स कह लो, वैद्युत फ्लक्स किसके इक्वल है, ये वैद्युत फ्लक्स इस आवेश का 1 एप्सिलॉन नॉट गुना है। अब यही बात हम लोग गॉस की प्रमेय में देखेंगे। ठीक है, अगर आप लोगों को ये घनकोण समझ में आ गया है तो आप लोग जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे का कार्य करते हैं। अब ये नंबर आता है गॉस की प्रमेय का। ठीक है, जो कि घनकोण से ही बनी हुई है। ठीक है, घनकोण से इसका रिलेशन है। चलिए देखिए, गॉस की प्रमेय की हम लोग उत्पत्ति भी करेंगे, पहले इसको पढ़ लेते हैं। गॉस की प्रमेय के अनुसार वैद्युत क्षेत्र में रखे किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से परिबंध आवेश क्यू का 1 एप्सिलॉन नॉट गुना होता है, अर्थात फाई ई इजकल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कहने का मतलब ये है, यदि कोई भी बंद पृष्ठ है, गोल हो चाहे चौकोर हो चाहे वो कैसा भी हो, ऊबड़ खाबड़ एनी बॉडी कैसा भी पृष्ठ हो, कोई बंद पृष्ठ है और इनके बीच में कोई क्यों आवेश है। ठीक है, क्यों आवेश कुछ भी हो सकता है, 10 कूलाम 20 कूलाम माइनस कूलाम प्लस कूलाम कुछ भी। ठीक है, तो इस प्रकार का यहाँ पर आवेश रखा हुआ है। ठीक है, तो ये जितना इससे विद्युत फ्लक्स गुजरेगा वो हम बिना काउंट किए ही बता सकते हैं। पहले हम क्या करते थे कि भाई विद्युत बल रेखाओं की काउंटिंग करो, तब जाकर विद्युत फ्लक्स पता लगेगा। अब उसकी ज़रूरत नहीं है, क्या करना है, आवेश का पता करो, किसी भी बंद पृष्ठ में आवेश देख लो क्या है, कितना आवेश है, जो आवेश होगा उस आवेश में मल्टीप्लाई कर दो 1/एप्सिलॉन नॉट से। ठीक है, आपका विद्युत फ्लक्स आ जाएगा निकल के, सीधा सिंपल काम ये किया गॉस भाई साहब। ठीक है, किससे, घनकोण की हेल्प से। तो देख लीजिए दोबारा से, गॉस की प्रमेय के अनुसार वैद्युत क्षेत्र में रखे किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से परिबंध आवेश क्यू का 1 एप्सिलॉन गुना होता है, अर्थात फाई ई इजिकल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इससे पहले हम लोग क्या पढ़ते थे, इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा फाई ई इजिकल टू इंटीग्रेशन ई वेक्टर इंटू डी ए वेक्टर। ठीक है, इंटीग्रेशन मतलब समाकलन अगर हम लोग हटा दें तो ए हो जाएगा। ठीक है, कैपिटल ए, डी ए कैंसिल ए। ठीक है, और वेक्टर जाए तो कोस थीटा आ जाएगा। तो ये आ गया फाई ई इजिकल टू ई ए इंटू कोस थीटा, ये हम लोगों ने पढ़ा है। अब फाई ई के इक्वल क्या क्या होता है, फाई ई के बराबर हम लोग ये भी लिख सकते हैं। देखिए फाई ई के बराबर है। ठीक है, फाई ई के बराबर हम ई ए कोस थीटा भी लिख सकते हैं, ये भी फाई ई के इक्वल है। ठीक है, और फाई ई के इक्वल क्या अपॉन एप्सिलॉन नॉट भी लिखा जा सकता है। आप लोग इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर आगे का कार्य करते हैं। हम लोग करेंगे आगे गॉस की प्रमेय की उत्पत्ति। ठीक है, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। तो अब नंबर आता है गॉस की प्रमेय की उत्पत्ति का। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं गॉस की प्रमेय की उत्पत्ति। देखिए पहले इस चित्र को समझ लीजिए। देखिए गॉस की प्रमेय एक बंद पृष्ठ के ऊपर निर्धारित है। ठीक है, ये क्या बताती है, एक बंद पृष्ठ के अंदर यदि कोई आवेश है तो इससे कुल बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स क्या होगा, क्यू इंटू 1/एप्सिलॉन नॉट इसके इक्वल होगा। ठीक है, इंटू वक्र। देखिए
मान लीजिए ये कोई बंद पृष्ठ है, बंद पृष्ठ आप ऊपर कपड़ कैसे मान सकते हैं, यहाँ पर ये बिंदु O है और इस बंद पृष्ठ पर एक प्लस क्यू आवेश रखा हुआ है यहाँ पर। अब प्लस क्यू आवेश है तो प्लस क्यू आवेश से क्या हुआ, विद्युत बल रेखाएं निकलेंगी इस तरफ भी, इस साइड भी, इस साइड भी और इस साइड भी। ठीक है, हम लोग इस बंद पृष्ठ के ये जो पृष्ठ है टोटल का टोटल, इसको मान लेते हैं ए। ये पृष्ठ का नाम ए है। पृष्ठ ए के ऊपर कोई बिंदु पी है, क्या है, कोई बिंदु पी है। अब इस पी के ऊपर हमें चेक करना है कि पी से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स कितना है, यानी कि पी बिंदु पी से कितनी विद्युत बल रेखाएं गुजरती हैं। चलिए, अब बिंदु पी से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाएं हम लोग चेक करेंगे पहले, उसके बाद फिर हम लोग प्रूव करेंगे कि ये बात सत्य है ये वाली या नहीं। ये जो हमने पढ़ा था विद्युत फ्लक्स के बारे में, गॉस के परिमेय ने वार्ता बताया, तो ये सत्य है या नहीं। पहले हम लोग क्या करेंगे, बिंदु पी से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स याद करेंगे। तो बिंदु पी से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स कैसे ज्ञात होगा, देखिए बल रेखाएं निकलेंगी, सभी दिशाओं में निकलेगी, तो एक बल रेखा यहाँ, एक बल रेखा यहाँ। ठीक है, अब ये देखिए, ये यहाँ से खुला हुआ एंगल है, यहाँ से बंद एंगल है, और ये गोल स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये कैसे स्ट्रक्चर है, गोल स्ट्रक्चर, ये लीजिए। ठीक है, अब यहाँ से विद्युत बल रेखाएं चलेंगी और विद्युत बल रेखाएं यहाँ से चल के यहाँ इसमें को आर पार जाएंगे। ठीक है, यहाँ से ऐसे आर पार जाएंगे, आया ना समझ में। ठीक है, यहाँ बाहर की ओर निकलेंगे ऐसे, और ये जो विद्युत बल रेखाएं बाहर की ओर निकल रही है, ये विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर की दिशा है। ठीक है, और यहाँ जो बिंदु पी है, बिंदु पी की दिशा भी इसी ओर है, बिंदु पी की दिशा भी इसी ओर है, यानी कि डी ए वेक्टर ये भी बाहर की ओर है। ठीक है, सपोज कीजिए ये ग्लास है, ठीक है, और ये बंद है ऐसे, पीछे से भी आगे से भी। यहाँ पर हम लोगों ने ये डार्क मार्क कर लिया। ठीक है, इससे विद्युत फ्लक्स निकल रहा। अब इसके बीच में यहाँ कोई बिंदु पी रखे हैं, सॉरी ओ रखे हैं, प्लस क्यू आवेश रखे हैं, तो इससे विद्युत बल रेखाएं बाहर निकलेंगी। ठीक है, अब इससे विद्युत बल रेखाएं बाहर निकलेंगी ऐसे, और इसके क्षेत्रफल की दिशा ऐसे, तो दोनों दिशाएं क्या हो गई, सेम सेम हो गई। ई वेक्टर और डी ए वेक्टर दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए, एक ही दिशा में हो गए। ई भी ऐसे ही निकल रहा और विद्युत क्षेत्र की दिशा भी ऐसी है, तो यहाँ पे थीटा बराबर 0 आएगा। ठीक है, चलो ये तो खैर बाद की बात है। तो ये विद्युत बल रेखाएं तो आपको आगे ही समझ में। ठीक है, यहाँ प्लस क्यू आवेश से चली और इसे बाहर निकाल देगा। अब जो चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है वही वहाँ पे लिखी हुई है, और मैं इसमें आर दूरी लिखना भूल गया। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी आर है, ओ से पी तक की दूरी कितनी है भाई, आर। ठीक है, चलो अब जो चीज़ हमने वहाँ लिखी वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। माना कि एक बिंदु ओ है, देखो बिंदु ओ है जिस पर प्लस क्यू आवेश उपस्थित है। हाँ भाई, प्लस क्यू आवेश भी उपस्थित है। बिंदु ओ किसी पृष्ठ ए के अंदर है। हाँ भाई, पृष्ठ ए के अंदर है बिंदु ओ। ठीक है, तथा पृष्ठ पर एक बिंदु P है। बिल्कुल भाई, पृष्ठ पर एक बिंदु P भी है जिसकी O से दूरी R है। हाँ भाई, O से दूरी R है। बिंदु P के चारों ओर एक लघु अवयव क्षेत्रफल DA है। हम बिंदु P के चारों ओर एक लघु अवयव DA क्षेत्रफल मान लेते हैं। ठीक है, तो हमने वो भी लिख रखा, लघु अवयव क्षेत्रफल DA है। O पर उपस्थित प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर हमें विद्युत फ्लक्स ज्ञात करना है। बिल्कुल सही बात है, प्लस क्यू आवेश यहाँ O पर रखा, O पर जो प्लस क्यू आवेश है इसके कारण हमें बिंदु P पे क्या करना, विद्युत फ्लक्स ज्ञात करना, यानी कि विद्युत बल रेखाओं की संख्या ज्ञात करनी। ये भी ठीक लिखा हुआ है। ठीक है, आगे चलो। प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर, ई वेक्टर का मतलब बाहर की दिशा में, तथा अवयव डी ए वेक्टर, डी ए वेक्टर मतलब अवयव के क्षेत्रफल की दिशा, अवयव के क्षेत्रफल की दिशा है। ई वेक्टर प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर तथा अवयव डी ए वेक्टर है, जहां डी ए वेक्टर का परिणाम डी ए है, डी ए वेक्टर का परिणाम डी ए है। ठीक है, यहाँ तो दिशा और परिणाम दोनों एक साथ है, ये केवल और केवल परिणाम है। ठीक है, चलिए अब इससे आगे देखिए। ई वेक्टर की दिशा डी ए पर खींचे गए विलंब की दिशा के अनुदिश है। बिल्कुल सही बात है, ई वेक्टर की दिशा
ई वेक्टर की दिशा डी ए पर खींचे गए अभिलंब की दिशा के अनुदिश है, अभिलंब जैसे बाहर की ओर। तो बिंदु पी पर विद्युत फ्लक्स, अब बिंदु पी पर विद्युत फ्लक्स निकालेंगे। देखो बिंदु पी के चारों ओर कैसा क्षेत्रफल है, छोटा डी ए क्षेत्रफल है, तो यहाँ पे लिखेंगे फाई इंटू ई डी फाई ई इज इक्वल टू ई वेक्टर डी ए वेक्टर। ठीक है, ये हो गया, ये आ गया हमारा ई वेक्टर इंटू डी ए वेक्टर विद्युत फ्लक्स। अब हम लोगों को अगर ये हटाना है, यहाँ से डी को हटाना है, तो हम क्या करेंगे, समाकलन करेंगे। समाकलन करने से पहले यहाँ लिखेंगे संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। ठीक है, वो संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, ऐसा फॉर्मूला लगाओगे यहाँ, ताकि सारा का सारा विद्युत फ्लक्स पूरे पृष्ठ से गुजरने वाला एक ही बार में ज्ञात हो जाए। तो करना क्या है, समाकलन कर देंगे दोनों पक्षों, और क्या, डी से समाकलन कैंसिल, पिछली बार भी बताया था, फाई ई इज इक्वल टू ये बचा ई वेक्टर डी ए वेक्टर। अब ई की वैल्यू बताओ क्या होती है। अच्छा, वेक्टर लगाओ या ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, मतलब नहीं फर्क तो पड़ता है भाई, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, अगर मैं वेक्टर हटा दूंगा तो यहाँ पे ऐसा आ जाएगा ई डी ए कोस थीटा, ऐसे। ठीक है, ये आ जाएगा। चलिए, ई वेक्टर बराबर ई की वैल्यू क्या होती है, ई की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या हुआ अपॉन आर स्क्वायर, ये होती है ई की वैल्यू। अब यहाँ पे ई की वैल्यू पुट करेंगे हम लोग, फाई ई इज इक्वल टू, और यहाँ पे ई की वैल्यू पुट क्यों करनी पड़ी, पहले कभी क्यों नहीं करी ई की वैल्यू पुट, क्योंकि देखो यहाँ पे आर की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, आर की ज़रूरत पड़ेगी। देखो कैसे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या हुआ अपॉन आर स्क्वायर डी ए को मैं यहाँ पे लिखूँगा एज इट इज डी ए कोस थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे थीटा और आर और डी ए ये चेंज होने वाली बात है। अगर ये बिंदु पी यहाँ ना होकर के यहाँ होता, ये बिंदु पी यहाँ ना होकर के यहाँ होता, तो देखो यहाँ से यहाँ तक की दूरी चेंज होगी। अगर ये बिंदु पी यहाँ होता तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी अलग है, ये बिंदु पी यहाँ होता तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी अलग है। ठीक है, तो अलग अलग दूरियाँ पड़ती, जिसके कारण हमें क्या है, आर की रिक्वायरमेंट है, यहाँ पर आर की ज़रूरत है। अब आर किसी फॉर्मूले में नहीं आता, आर किसका फॉर्मूला आएगा, ई के फॉर्मूले में, तो हम लोगों ने यहाँ पे आर रखा हुआ है। ठीक है, अब समाकलन करना है, फाई ई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि ये तो बच्चे पढ़ रहे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, क्योंकि ये कांस्टेंट राशि है, इसको बाहर निकाल लेंगे। अब और क्या बचा, कांस्टेंट क्यों एक बार जो आवेश यहाँ पे रखा जाएगा वो चेंज नहीं होने का कभी भी। ठीक है, अच्छा जी, इसके बाद फिर और नॉन चेंजिंग क्या चीज़ है, नॉन चेंजिंग चीज़ें हैं चेंजिंग चीज़ें कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ये दोनों तीनों चीज़ चेंज होंगी। डी ए भी चेंज होगा, डी ए पहले छोटे क्षेत्रफल के लिए ज्ञात करा था हमने, अब हम पूरे का ज्ञात कर रहे हैं, तो डी ए तो पूरा का पूरा ही चेंज होगा। डी ए छोटा क्षेत्रफल, ए कैपिटल क्षेत्रफल, बड़ा क्षेत्रफल। कोस थीटा एंगल यहाँ पे चेंज होता रहेगा। ठीक है, एंगल का भी ऐसे है, वैसे तो एंगल जीरो ही रहेगा ज़्यादातर मसलों में, क्योंकि प्लस क्यों से सभी दिशाओं में विद्युत बल रेखाएं निकलती हैं। इसके बाद आता है आर स्क्वायर। आर क्या है, आर बिंदु पी से ओ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कुछ और है, यहाँ से यहाँ तक दूरी कुछ और होगी, यहाँ से यहाँ अलग अलग दूरियाँ होंगी, तो यहाँ पे आर स्क्वायर भी रखा गया है। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ तो स्पेस कम है, मैं यहाँ पे लिख रहा फाई ई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यों, हम लोगों को पता है पहले से ही, हम लोग घनकोण में देख चुके हैं, ये डी ए अपॉन आर स्क्वायर बराबर क्या होता है 4 पाई, तो यहाँ पे इसकी जगह इसके स्थान पे हम लोग क्या रख लेंगे, यहाँ पे 4 पाई, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, फाई ई इज इक्वल टू क्या बचा, क्यों अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो विद्युत फ्लक्स क्या आ गया यहाँ से, किसी भी बंद पृष्ठ का विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ के परिबंध आवेश का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। यही गॉस की प्रमेय है, यही गॉस की प्रमेय है। ठीक है, यही गॉस की प्रमेय है। आ गया आप लोगों को समझ में।
करना कुछ नहीं है, पहले जो वो लिखा है वो लिखना है, उसके बाद फिर कैलकुलेशन पे आ जाना है। कैलकुलेशन एकदम सिंपल है, आप लोग करते चले जाइएगा, होता चला जाएगा, ठीक है। ये कोर्स की प्रमेय है। अब नेक्स्ट जो वीडियो आएगा, आज का वीडियो तो हम लोग यहीं पे समाप्त कर लेते हैं, ठीक है, वीडियो थोड़ा लेंथी हो जाएगा वरना। तो मैं आपको बता दूं नेक्स्ट जो वीडियो आएगा वो आएगा गॉस के नियमों के अनुप्रयोग पर आधारित है, ठीक है। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने हमारा ये वीडियो देखा। अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो में कमेंट कीजिए, अपने रिव्यू दीजिए, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ध्यान से, ठीक। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का हमारा ये वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।